गुड इवनिंग सभी लोगों को। चलिए फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाएं ताकि मैं इस वीडियो को शुरू कर सकूं। ठीक है, देखिए इसके पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु इस वीडियो के साथ जुड़े हैं वो थोड़ा जम के इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। ठीक है, चलिए तो एक चीज़ और, जो नए लड़के जुड़ रहे हैं इस वीडियो के साथ, वो इस वीडियो को देखने के साथ साथ उनको जो वीडियो देखना है, ठीक है, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ से प्लेलिस्ट से जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, पूरा ए से लेके 1 से लेके सब चीज़ का उसमें मतलब कि वहाँ 1 से लेके सीक्वेंस से आपको मतलब कि वहाँ देखने को मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, और ये चीज़ और है कि थोड़ा सा मतलब कि आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा प्यार दिखाएं इस चैनल के साथ, क्योंकि आप ही लोग के डिमांड पे मैंने हिस्ट्री लेके आया और हिस्ट्री आपको पॉइंट बाय पॉइंट में बताते भी जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन कैसे राइज होते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, किस में कैसे पूछे जाते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने कल पढ़ लिया था कि मगध महाजनपद में हमने हर्यक पढ़ लिया, शिशुनाग पढ़ लिया, नंद पढ़ लिया। हम लोग अब क्या पढ़ेंगे? मौर्य वंश। तो मैंने आपको बता भी दिया था कि कैसे कैसे मतलब कि इस मौर्य वंश और नंद वंश के बीच में 2 विदेशी आक्रमण भी हुए थे और उस समय क्या क्या हुआ था। कुछ परिचय मैंने आपको मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी आपको बता दिया था। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग आज के टॉपिक में चलेंगे, मौर्य वंश। ठीक है, ठीक है, मौर्य वंश। देखिए मौर्य वंश में सबसे पहले 2-3 पॉइंट आप जान ले, फिर मैं आपको ऐसे कहानी सुनाऊंगा कि आपको ये चीज़ हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। क्या चीज़? मौर्य वंश। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि मौर्य वंश की जानकारी के कई स्रोत हैं। ठीक है, मौर्य वंश की जानकारी के कभी कभी ये सवाल पूछता है कि जानकारी के स्रोत। ठीक है, जानकारी के स्रोत सबसे पहला देखिए मैंने बताया भी था किसमें, तो ये सेल्यूकस निकेटर का जो दूत बन के आया था, उसकी मतलब कि उसकी बेटी हेलेना के साथ कौन था? मेगास्थनीज था। उसने अपने पुस्तक में मौर्य वंश के पूरा साम्राज्य के बारे में और समाज के बारे में लिखा है और उसी ने मौर्य वंश के साम्राज्य को 7 भागों में भी बांट के गया है। ठीक है, तो पहला पुरातात्विक स्रोत में देखेंगे, पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में पुरातात्विक ऐसे कर लो, तात्विक पुरातात्विक स्रोत में हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे कैसे मिला है। तो चूनागढ़ अभिलेख मैं ये आपको बताऊंगा भी। ठीक है, कि चूनागढ़ अभिलेख से क्या हुआ है आगे, लेकिन केवल यहाँ पे जानकारी के लिए जान ले। चूनागढ़ अभिलेख, चूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा एक आता है, दूसरा आपका आ जाता है शाहगौर अभिलेख। शाहगौर अभिलेख। ठीक है, आगे हम बताएंगे शाहगौर अभिलेख के बारे में कि ये कैसे तांबा का था, इसको कैसे कहते हैं, ये जान ले। ठीक है, पहला पुरातात्विक स्रोत से चूनागढ़ अभिलेख से आपको पता चलता है किस वंश का? तो मौर्य वंश का। शाहगौर अभिलेख से किसका पता चलता है? तो मौर्य वंश का। तो ये सवाल ऐसे पूछता है कि शाहगौर अभिलेख से निम्नलिखित में से मतलब किस वंश का पता चलता है? तो आपको मौर्य वंश का पता चलता है। ठीक है, दूसरा आपका विदेशी यात्री, विदेशी यात्री। तो विदेशी यात्री में सबसे पहले तो आप किसको देखेंगे? मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज, जिसकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। ठीक है, इससे पता चलता है। दूसरा ऑस्ट्रिन। ठीक है, दूसरा ऑस्टिन हो गया। तीसरा जस्टिन। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या होता है? मेगास्थनीज। कौन सा होता है? मेगास्थनीज होता है। ठीक है, इसकी पुस्तक इंडिका से पता चलता है विदेशी यात्री में। तीसरा आप लोग देखेंगे साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में आपका सबसे पहला आ जाता है अर्थशास्त्र। ठीक है, कौन सा आता है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? तो चाणक्य की। चाणक्य इसके क्या थे? गुरु थे, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के।
ठीक है। इसके बाद आता है राजतरंगिणी, राजतरंगिणी, ठीक है। इसके बाद मुद्रा राक्षस, ठीक है, मुद्रा राक्षस, ठीक है। इसके बाद जैन धर्म, बौद्ध, जैन से, ये तो आप लोग को भी पता है, जैन एवं बौद्ध, ठीक है। ये आपका इसका जानकारी का स्रोत हो गया। सबसे पहले जानकारी के स्रोत में 3 चीज देख ले, पुरातात्विक स्रोत में चूनागढ़ अभिलेख और शाहगौर अभिलेख हो गया। इसके बाद विदेशी यात्री में मेगास्थनीस हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट इसकी पुस्तक इंडिका से पता चलता है। साहित्यिक स्रोत में अर्थशास्त्र, इसके बाद आपका मुद्रा राक्षस हो जाता है, राजतरंगिणी हो जाता है, जैन और बौद्ध से हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका कहानी यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग को पता चल गया। अब आते हैं कि मौर्य वंश, ठीक है, ये आप लोग देख लिए कि इसके जानने का स्रोत क्या क्या है, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले क्या है कि अगर आपसे पूछे कि मौर्य वंश के संस्थापक, अगर आपसे संस्थापक पूछ ले, ठीक है, तो कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक कौन होगा? चंद्रगुप्त मौर्य होगा, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य है। अब देखिए कभी कभी ऐसा सवाल आता है, इसलिए आता है क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो क्षुद्र जाति का था, ठीक है। तो कभी कभी उनके निम्न जाति कहिए, क्षुद्र जाति कहिए, तो इनकी माता का नाम भी आपसे पूछ लेता है, ठीक है। कभी कभी ऐसे सवाल में इनके माता का, चंद्रगुप्त मौर्य के माता का नाम भी आपसे पूछ लेता है। क्या था? मोरा, ठीक है, मोरा, ठीक है। यह एक निम्न जाति के थे। इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो तक्षशिला से, क्योंकि चाणक्य जो थे, कौटिल्य जिनको कहा जाता है, वो इनको यहाँ से ले जाकर तक्षशिला, क्योंकि वो तक्षशिला के गुरु भी थे और आचार्य भी थे, तो वहीं पे ले जाके इनका क्या किया? शिक्षा दीक्षा करवाया, ठीक है। विशाख दत्त एक पुस्तक है, मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस से नंद वंश का पतन। देखिए ऐसा पूछता है कि नंद वंश का पतन, नंद वंश का पतन और मौर्य वंश का स्थापना किस पुस्तक से, ठीक है, किस पुस्तक से? तो आपको विशाख दत्त की पुस्तक, ठीक है, ऐसे यहां पे लिख ले, विशाख दत्त की पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? तो आपका मुद्रा राक्षस, ठीक है। इस पुस्तक से देखिए न, ऐसा पूछता है सवाल, हमेशा आता है कि नंद वंश की मतलब पतन और मौर्य वंश के स्थापना की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? तो विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस से आपको इस चीज की पता चलती है, ठीक है। इसके आगे अगर हम लोग देखते हैं तो इसके अनुसार चाणक्य जो थे, मतलब कि चाणक्य के सहयोग से ही, ठीक है, चाणक्य के सहयोग से ही चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मौर्य वंश की स्थापना कर पाया था। और नंद वंश के जो धनानंद उसका राजा था, उसको इसने क्या किया था कि मतलब कि हरा दिया था, ठीक है। इसका हराने के क्रम में ही मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। तो देखिए, ठीक है, तो ये क्या था कि नंद वंश का पतन और मौर्य वंश का स्थापना विशाख दत्त पुस्तक मुद्रा दक्षक से मिलता है। इसी के अनुसार, ठीक है, इसी के अनुसार इसमें ये बताया गया है कि ये जो था चंद्रगुप्त मौर्य था, वो चाणक्य के सहयोग से ही नंद वंश पे क्या किया कि अपना कब्जा अधिकार कर लिया, धनानंद को मार के। अब मैं आप लोग को एक चीज की कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। देखिए तो यहाँ से क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था, घनानंद की बेटी जो कि दुधारा थी, धनानंद की बेटी, धनानंद की बेटी कौन थी? दुधरा। कौन थी? दुधरा थी, ठीक है। ये क्या होता कि चंद्रगुप्त मौर्य और इन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित हो गया, जिसके कारण, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि नंद वंश का जो मतलब कि सुरक्षा कवच था वो बहुत ही हेवी था, उसके बारे में किसी राजा जो जहाँ रहता था उसके बारे में किसी की जानकारी नहीं होती थी। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य दुधारा
और दुधारा के सहयोग से ही घनानंद का पता लगा पाया और उसकी घनानंद ने उसकी क्या की, हत्या कर दी। ठीक है, क्योंकि दुधारा उसकी बेटी थी, वो जानती थी कि वो कहाँ रहता था, और उसने कुछ सैनिकों के सहयोग से भी इस चीज़ को पता कर लिया। और इसके बाद इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की बेटी दुधारा से क्या किया, शादी कर लिया। ठीक है, इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ही, मैंने कल ही आपको बताया था कि दोबारा यूनानियों ने हमला किया, जो कि सेल्यूकड निकेटर था। ठीक है, सेल्यूकड निकेटर ने मौर्य वंश पे यानी कि चंद्रगुप्त के शासन काल में ही क्या किया कि अटैक कर दिया। और अटैक करने के साथ ही उसने क्या किया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकड निकेटर को भी हरा दिया। लेकिन सेल्यूकड निकेटर बहुत ही चालाक था, उसको मृत्यु दंड देने के उपलक्ष्य में उसने अपने बेटी, जो कि हेलेना नाम था, उससे अपने बेटी का शादी कर दिया। और इसी एवज में देखिए, ये याद रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम शादी किसने की, घनानंद की बेटी दुधारा से। दूसरा शादी किसने की थी, हेलेना से। ठीक है, किससे, हेलेना से शादी की। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो ये किसकी थी, सेल्यूकड निकेटर की बेटी थी। ठीक है, सेल्यूकड निकेटर की बेटी थी। अब पूरा लिखने का तो जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे सेल्यूकड निकेटर की क्या थी, बेटी थी। इसी एवज में जो सेल्यूकड निकेटर था, वो आज के प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, वो दहेज के रूप में किसको दे दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। ठीक है, किसको दे दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को। लेकिन उस समय इस क्षेत्र को जो दहेज में दिया था, उसको एरिया, ठीक है, आज के तो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान और मतलब कि अफगानिस्तान है, लेकिन उस समय एरिया आराकोशिया नाम था। ठीक है, दूसरा क्या नाम था, जेडोसिया। ठीक है, इसका पेरिस तथा पेरिस। इसके बाद होता है पेमियाई। ठीक है, ये सब जगह का नाम था, जो कि कंधार भी था। ठीक है, इसमें कंधार भी था, हैरात भी था। लिख लीजिए, हैरात, कंधार, ठीक है, ये सब जगह क्या किया कि सेल्यूकड निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या किया कि दहेज के रूप में दे दिया, जो कि आज के समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र पूरा यहाँ तक था। तो ऐसा पूछता है कि देखिए, मगध का वह राजा, जो मगध का प्रथम राजा कौन था, तो आपको याद होना चाहिए कि मगध का प्रथम राजा जो था, ठीक है, मगध महाजनपद का प्रथम राजा कौन था, तो बिंबिसार था। क्योंकि हर्यक वंश, पहला वंश कौन था, हर्यक वंश, और हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार था। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत का प्रथम राजा, अखंड भारत का प्रथम राजा कौन था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य था। क्योंकि इधर क्या था कि पूर्वी, जो कि उड़ीसा से लेके पूरा वहाँ अफगानिस्तान तक का क्षेत्र अब किसके अंडर में आ गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में आ गया था। ठीक है, तो इसने क्या किया कि चालाकी से मतलब कि अपनी बेटी हेलेना से शादी भी कर दी और दहेज के रूप में इसे दे दिया। और फिर यहाँ से जब वापस जाने लगा, तो अपनी बेटी के देख रेख के लिए उसने मेगास्थनीज नाम का एक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में छोड़ दिया, ताकि वो उसकी बेटी को देख रेख कर सके। और वही मेगास्थनीज जो था, इंडिका नामक पुस्तक लिखी, और इंडिका नामक पुस्तक में ही देखिए कहाँ है, इंडिका नामक पुस्तक में ही उसने मौर्य वंश को, देखिए मैं मिटा के आपको बताता हूँ। ठीक है, मेगास्थनीज, ठीक है, कौन, मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में ही इसने, ठीक है, इसने क्या कह दिया कि मतलब कि मौर्य समाज, ठीक है, इसमें क्या, मौर्य समाज को 7 भागों में बांटा था। ये सवाल हमेशा पूछता है कि मौर्य समाज को 7 भागों में किसने बांटा था, तो मेगास्थनीज ने बांटा था। इसकी साक्ष्य किस पुस्तक में मिलती है, इंडिका पुस्तक में मिलती है। या ऐसे भी पूछता है कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य समाज कितने भागों में बटा था, तो आपको 7 भागों में बटा था। ठीक है, ये सब चीज होने के बाद
ये सब चीज होने के बाद एक समय चंद्रगुप्त मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य था, उसने अपनी पत्नी हेलेना से पूछा कि आखिर तुम्हारे पिताजी मतलब कि जो कि सेल्यूकस निकेटर था, वो हम पे हमला क्यों किया, ठीक है। तो उसने बताया कि हमारे पिताजी ने आप पे हमला केवल यहाँ से एक कुशल बढ़ई ले जाने के लिए और हाथियों के लिए आप पे अटैक किए थे, क्योंकि हम लोग के पास हाथी नहीं मिलती है और यहाँ पे हाथियों की जनसंख्या ज़्यादा थी, इसी के लिए हमारे पिताजी ने आप पे अटैक किया था। तो ये बात सुन के चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी, कितना, 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को क्या कर दिया, उपहार कर दिया, यानी कि गिफ्ट के तौर में दे दिया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब आपकी कहानी जो है सब कुछ परिपूर्ण हो गया। अब इससे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि चंद्रगुप्त मौर्य था बंगाल के क्षेत्र पर भी आक्रमण किया था। इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, जिसकी जानकारी आपको, ठीक है, जो ये था बंगाल पे भी अटैक किया था, तो इसकी साक्ष्य मतलब कि इसकी प्रमाण कैसे मिलता है, तो आपको महास्थान अभिलेख से, महास्थान अभिलेख से, ठीक है। बंगाल पे आक्रमण का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, महास्थान अभिलेख से मिलता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक इसी तरह से गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहां भी इसने मतलब कि यहां से एक अभिलेख मिलता है जिसका नाम था शाहगौर। क्या नाम था, शाहगौर अभिलेख, ठीक है, शाहगौर अभिलेख। यहां से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जब अकाल पड़ी थी तो वह किस तरीके से सभी लोगों का हेल्प किया था, ठीक है, इसकी जानकारी, ठीक है, राहत कार्यों का कार्य किया था, ये शाहगौर अभिलेख से ही आपको पता चलता है, ठीक है। तो ऐसा जब आप पीसीएस वगैरह का एग्जाम दीजिएगा तो वहां से ये सवाल पूछे जाते हैं कि जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के समय में मतलब कि अकाल पड़ी थी, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य जो लोगों की सहायता किया था, इसकी साक्ष्य वो कहाँ से मिलती है, तो ये शाहगौर अभिलेख से ही मिलती है, ठीक है। या इस तरीके पूछता है कि शाहगौर अभिलेख कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। महास्थान अभिलेख कहाँ है, तो बंगाल में है, ठीक है। बंगाल पे युद्ध के मतलब की चर्चा कहाँ से मिलती है, तो महास्थान अभिलेख से मिलती है, ठीक है। इसके बाद ये चंद्रगुप्त मौर्य जो था, अब यहाँ से अकाल के बारे में तो मैंने आपको पढ़ाया भी था पीछे कि जैसे ही, ठीक है, अकाल इसके मगध में जब अकाल पड़ी, वो कितने साल के लिए, तो 12 साल के लिए पड़ी थी। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ अपने साम्राज्य को छोड़कर कहाँ चला गया था, तो सरमबेल गोला जो कि कर्नाटक में है, और वहीं पे उसने 298 यानी कि 298 बीसी में अपने संलेखना विधि के द्वारा, ये सब मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया है लेकिन फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ, 298 बीसी में उसने संलेखना विधि के द्वारा अपना प्राण कहाँ त्याग दिया, सरमबेल गोला में, जो कि कर्नाटक में है, ठीक है। ये सब हो गया। इसके बाद रुद्र, देखिए इसके बाद आता है कुछ, इसके बारे में हम लोग ये चीज जान लेते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या आता है कि रुद्रदामन के चुनागढ़ अभिलेख मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। तो रुद्रदामन, ठीक है, यहां से लिख लीजिएगा ऐसे, रुद्रदामन के चुनागढ़ अभिलेख। अब ये भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है, ये कैसे मतलब कि आपको दिमाग में छप जाएगी। तो ये अभिलेख जो था ये गुजरात की जानकारी देती है, ठीक है, कि अब कभी कभी पूछता है कि मतलब कि मौर्य साम्राज्य की मतलब कि विस्तार जो कि पश्चिमी क्षेत्र तक थी वो किस अभिलेख से मिलती है, तो चुनागढ़ अभिलेख से मिलती है। जो रुद्रदामन के चुनालेख अभिलेख है ये गुजरात तक मतलब कि मौर्य वंश का, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये चुनागढ़ अभिलेख कहाँ से मिली है, तो गुजरात से मिली है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च से यहाँ पे एक सुदर्शन जी, किसका, तो सुदर्शन झील, ठीक है, सरकारी खर्च से उसने उस समय वहां पे सुदर्शन झील का क्या था, निर्माण करवाया था, ठीक है, सुदर्शन झील बनवाया था। तो ये जानकारी हमको मिलती है कि उस समय प्राचीन काल में
मतलब कि बिहार से बहुत ही पिछड़ा होगा गुजरात, ताकि बिहार के राजा वहाँ जाके सुदर्शन झील को क्या कर रहे हैं, निर्माण करवा रहे हैं। ठीक है, तो जूनागढ़ अभिलेख से सुदर्शन झील का प्रमाण मिलता है रुद्रदामन में। ठीक है, ये रुद्रदामन का है, तो ये गुजरात में है। ठीक है, इसी अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिमी विस्तार, ठीक है, पश्चिमी विस्तार की जानकारी आपसे मिलती है। किससे? पश्चिमी विस्तार। तो पूछता है कि पश्चिमी विस्तार की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य की पश्चिमी विस्तार की जानकारी किससे मिलती है? तो भैया जूनागढ़ अभिलेख से। ये कहाँ है? रुद्रदामन, गुजरात में है। ठीक है, इसके बाद मौर्य वंश के, ठीक है, इसके बाद आइए पुस्तक के बारे में मैंने बता ही दिया कि मौर्य वंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी आपको चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र मिलती है। ठीक है, मौर्य वंश की सर्वाधिक आपकी जानकारी किससे मिलती है? तो चंद्रगुप्त की पुस्तक, सॉरी चाणक्य की पुस्तक, कौन सी पुस्तक है भैया? तो अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र, तो देखिए अर्थशास्त्र किसकी सबसे पहले किसकी पुस्तक है? तो चाणक्य की पुस्तक है। ये कैसी पुस्तक है? अर्थशास्त्र पुस्तक है, ये राजनीतिक पुस्तक है। कि कौन सी है? राजनीतिक, याद रखिएगा। ठीक है, राजनैतिक पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? तो राजनैतिक पुस्तक है। इस पुस्तक में एक बार ऐसा पीसीएस वगैरह सवाल में पूछता है कि इस पुस्तक में कितने अधिकरण थे? तो ये आपको 15 अधिकरण थे। 15 अधिकरण थे। ठीक है, ये 15 अधिकरण आपके इस पुस्तक में थे। ठीक है, अब इसके पुस्तक के अनुसार मतलब कि ऐसा कहा गया है कि इसमें पालन, मतलब कि सिद्धांत की चर्चा दी गई है कि आपको किस तरीके का, मतलब कि अगर आपको राज साम्राज्य चलाना है तो कैसा होना चाहिए। तो अर्थशास्त्र का यहाँ से मिटा के हम लिख देते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब एक टॉपिक होता है कि अर्थशास्त्र का संस्करण साम्राज्य विस्तार के लिए कैसा कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो इस पुस्तक में दिया गया है, तो उसके लिए मतलब कि आपको ऐसे दिया गया है। ठीक है, कितने दिए हुए हैं? 7 दिए हुए हैं। ठीक है, 7 मतलब कि पहला दिया हुआ है। ठीक है, पहला राजा। ठीक है, राजा। ठीक है, अगर साम्राज्य चलानी है तो राजा, यानी कि इसको उस समय स्वामी कहते थे, स्वामी। ठीक है, दूसरा मंत्री। ठीक है, तो सबसे पहले राजा के बारे में जान लें। ठीक है, चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में यह सिद्धांत दिया हुआ है कि अगर ये 7 चीज़ों को अगर कोई व्यक्ति अगर फॉलो करता है तो वो अपने साम्राज्य पे पूरा मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, अपने पावर को स्थापित कर सकता है। ठीक है, तो जैसे उन्होंने बोला था कि राजा, स्वामी, मतलब कि राजा ऐसा होना चाहिए कि जिसका सब लोग, मतलब कि प्रजा हो, मंत्री हो, सब कोई बात माने और उसमें एक पावर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा मंत्री। दूसरा कौन? मंत्री। ठीक है, तो मंत्री क्या हो गया आपको? अमात्य। ठीक है, इसके बाद आता है जनपद। जनपद होना चाहिए, यानी कि क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, बताते हैं सबके बारे में। चौथा लिख लीजिए, चौथा में दुर्ग, किला होना चाहिए। दुर्ग यानी कि किला होना चाहिए। पांचवा में आपका होना चाहिए कोष, धन, कोष होना चाहिए, यानी कि धन। और छठा में आपसे होना चाहिए क्या? तो दंड, न्याय। दंड आपसे न्याय। और 7वां में आपसे होना चाहिए कौन? मित्र। ठीक है, आपका कौन है? मित्र। यानी कि अगर आपका शासन चलाना है, आपको मतलब कि अपने साम्राज्य पे शासन करना है, तो राजा जो कि स्वामी ऐसा होना चाहिए जिसमें एक पावर हो और वह अपने वर्चस्व को बना के रखे। दूसरा, उसके पास मंत्री होना चाहिए और इस तरीके के मंत्री होना चाहिए कि जो कि बहुत ही तेज और तेजस्वी हों। जनपद, एक जन भी होना चाहिए, यानी कि उसके पास एक क्षेत्र भी होना चाहिए, जनता होना चाहिए कि जो कि उसके बातों को फॉलो करे और उसका आदर भी करे। दुर्ग, एक किला भी होना चाहिए। ठीक है, एक किला भी होना चाहिए कि जो कि बाहर से ही कोई शत्रु आए तो देख के वो क्या हो जाए, अपने मतलब कि अपने आप में उसको डर पैदा हो जाए। ठीक है, इसके अलावे एक कोष, यानी कि उसके पास क्या, राजा के पास क्या होना चाहिए कि साम्राज्य चलाने के लिए धन भी होना चाहिए।
प्लस में उसके पास एक दंड का प्रावधान ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों के अंदर डर बना रहे। ठीक है, जैसे कि अगर आप जाते हैं चीन वगैरह चाहे उत्तर कोरिया वगैरह में, तो चोरी करने का सज़ा क्या होता है कि हाथ काट देना। ठीक है, तो ऐसा फॉलो तो यहाँ भारत में नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा नियम यहाँ पे फॉलो हो गया तो फिर पता चलेगा कि मतलब 90% का हाथ कटा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एक मित्र भी होना चाहिए जो कि आप समय समय पे आपका सहयोग करे, बुरे वक्त में आपको छोड़ के ना जाए। तो इसके लिए जैसे कि जस्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि एक समय ऐसा था कि भारत पे मतलब अमेरिका वगैरह भी क्या कहते हैं अटैक कर दिए थे, लेकिन उस समय भारत का सबसे अच्छा मित्र कौन था? तो रूस था, और रूस ने अपने 40 वैरों को लाके हिंद महासागर में खड़ा करके उन सभी लोगों को क्या कर दिया था? रोक दिया था। तो इस तरीके से ये आपका प्रावधान आपके चाणक्य के पुस्तक में भी दिया हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ये चीज कर देता है कि चाणक्य को किस अन्य नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चाणक्य को विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य को विष्णुगुप्त, ठीक है, विष्णुगुप्त, और इसको एक नाम और कौटिल्य के नाम से जानते हैं, कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये कभी कभी छोटा मोटा एमटीएस वगैरह के में आपसे पूछ देता है। ठीक है, ये सब चीज बता दिया था। इसके बाद क्या होता है कि एक जब भी थोड़ा सा हाई लेवल के एग्जाम में जाते हैं तो एक स्टैंडर्ड वो अपना मेंटेनेंस करता है। उसके अनुसार ये क्या होता है कि देखिए चाणक्य कितने एक गुणी व्यक्ति थे। ठीक है, एक गुणी व्यक्ति थे, सर्वसंपन्न थे। तो इसीलिए इनके पिता का, अगर इनसे आपका पिता का नाम पूछे तो इनके पिता का नाम था गुणी। क्या नाम था? पिता का नाम था गुणी। ये एक दो बार ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चाणक्य के पिता का नाम क्या है? तो गुणी है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था कि चाणक्य जो था, तो चाणक्य जब सेल्यूकस निकेटर को हराकर उसे वापस उसकी बेटी से शादी करके उसे वापस भेज दिया, तो वो सेल्यूकस निकेटर कहाँ गया होगा? यूनान गया होगा। तो यूनान में जाने के बाद भी वहाँ सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी दी होगी कि मैं वहाँ गया, अटैक किया, हार गया, अपनी बेटी की शादी उससे कर दी वगैरह वगैरह, या 500 हाथी गिफ्ट मैंने चंद्रगुप्त मौर्य ही दिया। ठीक है, वो मेरा दामाद है। इस तरीके से वो चर्चा किया होगा, चर्चा में ये क्या होगा? फेमस हो गया होगा। ठीक है, तो वहाँ का एक राइटर था, वहाँ का एक मतलब कि जो थी, जैसे मेगास्थनीज यहाँ था, उसी तरीके से वहाँ पे, ठीक है, जस्टिन, कौन था? जस्टिन नामक, ठीक है, लेखक था। उसने अपने पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस नाम दिया था। ठीक है, जस्टिस ने किसने? चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस। तो ये सवाल पूछता है पीसीएस वगैरह में, या कुछ अब बिहार पुलिस या बिहार दरोगा में थोड़ा सा टफ करने के लिए ये पूछ देता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सेंडोकोटस किसने अपने पुस्तक में लिखा है? तो जस्टिन ने लिखा है। ठीक है, जस्टिन ने। लेकिन आगे चल के जब हमारा एक विलियम जोन्स, कौन था? विलियम जोन्स, विलियम जोन्स वहाँ के राइटर था। इसने क्या किया कि यहाँ के भी पुस्तक को अध्ययन किया और यूनान के भी पुस्तक को अध्ययन किया। तो उसने देखा कि जब हमारे यहाँ भी इस तरीके की चर्चा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर्स को 500 हाथी दी, उसकी बेटी दुधारा से शादी भी कर ली, तो फिर यही चर्चा वहाँ पे सेंडोकोटस के बारे में भी बताया जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं सेंडोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य एक ही है। तो आपसे पूछता है कि किसने सेंडोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य को एक ही बताया है? तो विलियम जोन्स ने बताया है। ठीक ना, किसने? विलियम जोन्स ने आपको बताया है। ठीक है, इसके बाद ये सब चीज़ आप पूरा के पूरा मतलब कि आप जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जितना भी सवाल पूछा जाता है, मैंने उसको स्टोरी की तरह आपके दिमाग में छाप दिया और उस कहानी की तरह सुना दिया। ठीक है, इसके अलावे इसके बाद जब ये क्या होता है, तो जब ये मतलब कि अकाल पड़ी 12 वर्ष के अकाल पड़ने के बाद वो क्या हुआ कि भद्रबाहु के साथ चला गया, कहाँ? सर्वगोला, कर्नाटक में, और वहीं संलेखना विधि के द्वारा अपना प्राण त्याग दिया। तो उसने अपने बेटे बिंदुसार, अपने बेटे किसको? बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार। ठीक है, यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोग को हो जाता है कि बिंदुसार या बिंबिसार।
ठीक है। लेकिन बिंबिसार क्या है, हर्यक वंश का संस्थापक है, और बिंदुसार क्या है, मौर्य वंश का दूसरा राजा है, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप बिंदुसार के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट है जो बता दूंगा, क्योंकि ये अयोग्य शासक था, लेकिन इसको पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसके ऊपर इसके पिता कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, और इसके बाद इसका बेटा आपसे कौन है, अशोक। तो दो पावरफुल राजाओं के बीच में बेचारा ये पढ़ रहा है, तो इसके बारे में भी हम लोग कुछ जानेंगे। लेकिन बिंदुसार के बारे में जानने के लिए हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, हमारे वीडियो के साथ सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। और अपने जितने सर्किल के लड़के हैं, भाई बंधु हैं, सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़ने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।